नमस्कार जी। आज हम डॉक्टर अरुणेश कुमार के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। दलित क्रांति, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध। जी। इसमें हम 1930 के दशक को समझने की कोशिश करेंगे। वो दौर जब डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में काफी सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। जी। और ये सिर्फ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा तक सीमित नहीं था, जैसा कई बार समझा जाता है। ये तो एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। बिल्कुल, एक ऐसी क्रांति जो सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर बदलाव चाहती थी। हाँ, तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, तो देखिए 1936 में जो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनी, आईएलपी, वो एक बहुत ही अहम पड़ाव था। आईएलपी? हाँ, और ये सिर्फ दलितों की पार्टी नहीं थी। कोशिश ये थी कि इसे एक व्यापक मजदूर वर्ग की पार्टी बनाया जाए। अच्छा। इसके जो उद्देश्य थे वो जनता पत्रिका में भी छपे, जैसे उद्योगों पर सरकारी कंट्रोल हो, मजदूरों के लिए बेहतर कानून बने। बेहतर कानून मतलब? जैसे काम के घंटे, तनख्वाह, सरकारी व्यवस्थाओं से सुरक्षा दिलाना इसका एक बड़ा मकसद था। और ये जनता पत्रिका लगता है काफी मुखर थी। अरे बिल्कुल, वो तो जैसे आंदोलन की धड़कन थी। उसमें पूंजीपतियों पर, जमींदारों पर लेख छपते थे, हड़तालों की खबरें, किसान आंदोलनों की रिपोर्टिंग और कविताएं भी। ऐसी कविताएं जो वर्ग और जाति दोनों के खिलाफ चेतना जगाती थीं। कमल सिंह रामटेके की वो लाइनें याद है? जागो कामगारों, जागो किसानों, हिंदुस्तान हमारा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये तो सैद्धांतिक बातें हुई। जमीन पर क्या असर दिखा इसका, जैसे चुनावों में? हाँ, 1937 के चुनावों ने कह सकते हैं कि आईएलपी की जमीनी ताकत दिखाई। कहाँ पर? बम्बई और मध्य प्रांत, जहां आरक्षित सीटें थी, वहां कांग्रेस को सीधी टक्कर दी। अच्छा। खासकर बम्बई में। वहां तो कांग्रेस आरक्षित सीटें सिर्फ उन्हीं इलाकों में जीत पाई जहां मतलब मराठी भाषी लोग कम थे। और बंगाल में भी कुछ असर था? हाँ, बंगाल में भी वहां नाम शूद्र समुदाय ने मुस्लिम कृषक प्रजा पार्टी से हाथ मिला लिया, तो उससे कांग्रेस की बढ़त रुकी। ये दिलचस्प है कि जो लोग जीते उनसे पार्टी के आधार का भी कुछ अंदाजा लगता है। बिल्कुल, मुख्य रूप से तो महार समुदाय का समर्थन था, जो उस समय थोड़ा शैक्षिक और संगठन के लिहाज से आगे था। लेकिन सिर्फ महार नहीं थे। नहीं, कुछ सवर्ण समर्थक भी थे, जैसे कायस्थ, जो ब्राह्मण विरोधी माने जाते थे। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि दूसरे दलित समूह जैसे मांग या चंभार, उनका समर्थन मिला जुला ही रहा। और ये पैटर्न भारत में दलित आंदोलनों में अक्सर दिखता है कि जो समूह थोड़ा शैक्षिक या आर्थिक रूप से बेहतर होता है, वो नेतृत्व में आगे आ जाता है। सही कहा। तो चुनाव के बाद संघर्ष और तेज हुआ होगा? हाँ, खासकर कोंकण में वो खोती जमींदारी प्रथा के खिलाफ। अच्छा। आईएलपी इसमें पूरी तरह सक्रिय थी। अंबेडकर खुद किसानों की बैठकों में जाते थे, अध्यक्षता करते थे। और क्या कहते थे वो किसानों से? वो उन्हें संघर्ष के लिए उकसाते थे। साफ कहते थे कि कांग्रेस तो सेठ जी, भट्ट, साहूकार और जमींदारों की पार्टी है, मतलब वो उनके हितों की रक्षा नहीं करेगी। और इस संघर्ष में अकेले थे अंबेडकर? नहीं, यहीं पर कम्युनिस्टों का साथ मिला। अच्छा, कम्युनिस्ट भी साथ आए? हाँ, किसान एकजुट हुए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई। एक नारा बड़ा मशहूर हुआ था, आदि पोटोबा माग विथोबा, यानी पहले पेट फिर भगवान। बिल्कुल, ये दिखाता है कि आर्थिक मुद्दे कितने अहम हो गए थे। और मार्च 1938 में बंबई में जो किसानों की पदयात्रा हुई, 20,000 किसान। 20,000? औपनिवेशिक काल में ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी, एक विशाल प्रदर्शन था वो। और इसी दौर में अंबेडकर ने वो प्रसिद्ध बात कही थी, अमीर और गरीब वाली। हाँ, कि दुनिया में दो ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। उन्होंने मार्क्सवाद से सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन ये भी जोर दिया कि भारत की सच्चाई अलग है, यहाँ इसे व्यवहारिक कसौटी पर खरा उतरना होगा। और यहीं पर वो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद वाली बात आती है ना? बिल्कुल, यही अंबेडकर की सोच का सबसे अहम, सबसे क्रांतिकारी पहलू है। उन्होंने साफ देखा कि भारत में मजदूर की लड़ाई सिर्फ पूंजीवाद से नहीं है, बल्कि उस सामाजिक व्यवस्था से भी है, मतलब ब्राह्मणवाद से, जो उसे बराबरी नहीं देती, जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के रास्ते में खड़ी है। तो उनके लिए ये दोनों लड़ाइयाँ जुड़ी हुई थी? हाँ, अविभाज्य थीं। और उन्होंने वामपंथियों की आलोचना भी की। किस बात पर? कि वो सिर्फ आर्थिक शोषण देखते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद के हमले को नजरअंदाज कर देते हैं। अंबेडकर मानते थे कि जब तक जाति खत्म नहीं होगी, तब तक सच्चा वर्ग संघर्ष मुमकिन नहीं है। जाति उन्मूलन पहली शर्त है। तो ये सैद्धांतिक स्पष्टता थी। हाँ।
फिर 1938 में वो औद्योगिक विवाद विधेयक आया, हाँ, काला कानून जिसे कहा गया। तो इसके खिलाफ फिर आईएलपी और कांग्रेस साथ आए। फिर से एकजुटता दे 7 नवंबर को एक बहुत बड़ी हड़ताल हुई, ऐतिहासिक। उसमें हिंसा भी हुई, पुलिस ने गोली चलाई, 2 मजदूर मारे गए। उनमें से एक आईएलपी के महासदस्य थे, भागोजी वाघमारे। तो ये साझा संघर्ष का दौर था। इसके बाद अंबेडकर ने कुछ और बड़ी कोशिशें की। हाँ, उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश की। राष्ट्रीय स्तर पर किनके साथ? उन्होंने दक्षिण भारत की जस्टिस पार्टी से बात की, पेरियार से संपर्क साधा, किसान नेता स्वामी सहजानंद से बात की, यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस से भी। अच्छा। और तर्क क्या था उनका? उनका तर्क था कि कांग्रेस जो संघीय ढांचा का प्रस्ताव ला रही है वो अलोकतांत्रिक है और आजाद भारत कैसा होगा इस पर कांग्रेस की कोई साफ नीति नहीं है। लेकिन ये मोर्चा बन क्यों नहीं पाया इतनी कोशिशों के बाद भी? देखिए, कई कारण थे। एक तो जो गैर ब्राह्मण आंदोलन था वो खुद ही थोड़ा कमजोर पड़ रहा था, पर शायद सबसे बड़ी वजह बनी कम्युनिस्ट पार्टी की बदलती रणनीति, कम्युनिस्ट पार्टी की। वो कैसे? असल में अंतर्राष्ट्रीय हालात बदल रहे थे, फांसीवाद का खतरा बढ़ रहा था, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लाइन बदली। उन्होंने कांग्रेस को ही मुख्य साम्राज्यवाद विरोधी ताकत मान लिया। मतलब कांग्रेस का विरोध छोड़कर उसके साथ खड़े हो गए? हाँ, एक तरह से। और इस बदलाव ने अंबेडकर और उनकी ताकतों को मतलब राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया। ओह, तो ये गठजोड़ सफल नहीं हो पाया। जी, वो राष्ट्रीय मोर्चा नहीं बन सका। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष की एक बहुत ही जटिल तस्वीर दिखाता है। कैसे उन्होंने जाति और वर्ग दोनों मुद्दों को एक साथ लाने की कोशिश की, आईएलपी के जरिए एक मंच बनाया, गठबंधन बनाने की कोशिश की। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए ये दोनों लड़ाइयाँ कैसे जुड़ी हुई थीं। सामाजिक गुलामी यानी जाति और आर्थिक शोषण यानी वर्ग। उन्होंने कहा कि इन दोनों के खिलाफ एक साथ लड़ना होगा, ये अलग अलग नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी 1930 के दशक की कहानी। और जाते जाते आज के संदर्भ में एक सवाल शायद सोचने लायक है जी, कि क्या आज भी वर्ग आधारित आंदोलन और पहचान जैसे जाति या धर्म या लिंग आधारित आंदोलन, इनको एक साथ लाना, क्या ये आज भी उतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर अंबेडकर के समय में थी?